इसको सब्ट्रैक्ट करें शिफ्ट करके या फिर अभी सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या चाहते हो? और डी की टर्म्स में निकालेंगे और वो जो आएगा वो मैं कह रहा हूँ कि वो फ्रैक्शनल टर्म्स में लेके ऐसे सब्ट्रैक्ट कर लो। चलो ऐसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो a p minus q and d by 2 p square minus p minus q square plus q is equal to q minus p। तो तुम ये कह रहे हो कि यहां से अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और माइनस कॉमन लें, ये फैक्टराइज हो जाएगा p minus q into p plus q. Look at first term and third term, and second term and fourth term minus common p minus q is equal to q minus p. तो दिख रहा है मेरे साफ साफ p minus q कॉमन निकलता हुआ। Take p minus q common and what do you get here? a plus d by 2 into p plus q minus 1 is equal to q minus p. तो यही मैं कह रहा था कि इसको कुछ ऐसा किया जाए। देखो तुमने एलसीएम लिया एक बार फिर, तो ये देखो 2a plus p plus q minus 1 into d is equal to ये p minus q, p is not equal to q, है ना, डिस्टिंक्ट है ये कैंसिल किया तो ये -1 आ गया और ये -2 बन गया। सो सर अब डायरेक्ट फॉर्मूला में डाल देंगे। अब डायरेक्ट फॉर्मूले में हम डाल सकते हैं, बिकॉज हमको जो निकालना है वो p plus q टर्म्स का सम है, which is p plus q by 2 into 2a plus p plus q minus 1 into d, और यहाँ -2 डाल देंगे तो आंसर आ जाएगा p plus minus of p माइनस ऑफ p plus q। आंसर नेगेटिव क्यों है? आई मीन कोई बताएगा इसमें कॉमन डिफरेंस? नेगेटिव होगा। नेगेटिव है। क्वेश्चन की स्टार्ट में देख के तुम बोल सकते हो, देखो एस मान लेते हैं एक बार को कि p जो है वो q से छोटा है, तो p टर्म्स का सम q है जो उससे बड़ा है, बट q टर्म्स जो कि q जो है p से बड़ा है, सम छोटा हो गया। सम अगर कम हो रहा है इसका मतलब ये डिक्रीजिंग एपी है, और अगर डिक्रीजिंग एपी है तो इट मेक सेंस कि जो p प्लस q टर्म्स का सम है वो नेगेटिव आ रहा है, मतलब और भी छोटा आ रहा है ना। तो ये सब लॉजिक देखकर एक गारंटी मिलती है, कॉन्फिडेंस आता है कि यहाँ पे हमने जो आंसर निकाला है वो, मान लो मैंने कोई साइन की मिस्टेक की होती, मेरा आंसर p प्लस q आ रहा हो, तो मेरे दिमाग में ये बात होती ऑलरेडी कि भाई मेरी जो एपी है वो डिक्रीजिंग है, तो मेरा आंसर बड़ा आ गया तो मुझे खटकता, हाँ भाई मेरा आंसर कुछ गलत है लग रहा है। आंसर मार्क करने से पहले मैं एक बार जरूर सोचता कि मैंने कहीं किसी सिस्टम में मिस्टेक की है। इसका मतलब वो कैसे थोड़ा डिक्रीज है? देखो ना, SP is Q और SQ is P, इसका मतलब ये हुआ जैसे, चलो P और Q को सब्स्टिट्यूट करते हैं, S2 is 10, S10 is 2, अब बताओ क्या मतलब हुआ? हाँ सर समझ आ गया। दो टर्म्स का सम 10 है और 10 टर्म्स का सम जो है वो 2 ही है, तो डेफिनेटली एपी डिक्रीज कर रही है ना। सही है? यस सर। और बताओ भाई सर लास्ट क्वेश्चन 21 ओके 19 था लास्ट मेरा। तुम्हारा क्या था? 19th? सर 19 हाँ सर 19 का जीरो था। 19 बताओ भाई क्या क्वेश्चन? सर उससे पहले एक 17th में सर मेरे को डाउट हो रहा है, आर्थ टर्म कैसे निकालूं? चलो 17th क्वेश्चन बोलो। n की जगह r डाल दे। क्या सर दिया, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP is 2n plus 3n square, find rth term। 2n plus 3n square, हाँ PR is PR is SR minus SR minus 1। आपने कैसे लिखा? क्या ये तो मैं जब से सीक्वेंसली स्टार्ट हुआ तब से लिखता आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा ओके, अच्छा SR लिखा हो गया, मेरे को SN लग रहा था। ठीक है नहीं SR minus SR minus 1 बस हो गया। हाँ तो अभी 19th सही है 19th ये तो हमने किया था क्लास में यार, लास्ट क्लास में किया था इसको। हाँ सर वो SN के चक्कर में 19th क्या है? सर एक मिनट। 90 सर prove that the sum of an, अच्छा बोल।
Prove that the sum of an odd number of terms in AP हम्म, is equal to the middle term multiplied by the number of terms. अरे यार, अरे S2n+1 क्या होता है? सर 2n -1 लेंगे इसमें क्यों? सर। 2n+1 वो odd फिर नहीं होता? वो डायरेक्टली फिर आ जाएगा सर। n-1 अरे हमारा डायरेक्टली भाई, दिख जाएगा। क्या बात कर रहे हो यार? 2a प्लस, मैंने नंबर ऑफ टर्म्स 2n+1 लिए, ऑड लिए, -1 इंटू डी, है ना? तो ये हो हाँ गया सर 2n+1। देखो 2 कॉमन निकल रहा है, ये -1 कैंसिल, 2 कॉमन निकल रहा है। a plus nd, tell me what is a plus nd? a plus nd is nothing but t n+1, है कि नहीं? What is t n+1? हाँ a सर plus nd। अब a plus nd कौन सी टर्म होगी अगर हमारे पास 2n+1 टर्म्स? if I have t1 t2 t3 t4 and so on to t2n+1, सर मिडल टर्म n+1 मिडिल टर्म। ओके बड़ी टर्म होगी ना? हाँ सर एक सर मिनट, मिडिल अभी टर्म कौन कैसे है? हुई? तुम खुद सोचो, अगर 2n+1 टर्म्स में मिडिल टर्म कौन सी होगी? ओके समझ गया अभी सर। अभी किसने ज्वाइन किया? अभी आर्यन, आर्यन ने ज्वाइन किया अभी। आर्यन यस चला सर। गया? अभी तूने ज्वाइन किया क्या? एक लाइन का प्रूफ था ऑलमोस्ट। हाँ, सर तो वो एक कोई लाइन का था, दूसरा वो कोई दूसरा आर्यन था। आज तक कोई दूसरा वाला था। एक तो समझ नहीं सर आता, आर्यन बाकी जो है आर्यन 3 आर्यन है सर सर। वो 0 to 5 था। 0 to 5 चालू हो जाता 0 to 5 था वो। 0 to 5। ओके, चला गया क्या? चला भी गया, और वो लगता है किसी को बुलाने आया था, उसको लेके चला गया वो। देखो 2 लोग चले गए। किसको बुलाने आया था भाई वो? पता नहीं सर। सर है वो क्लास पता नहीं सर। हेलो अच्छा, सर। हाँ, अच्छा आर्यन, हेलो। यस सर। अच्छा अच्छा, अभी क्यों आया भाई? कहाँ लेट हो गया? नहीं सर, डिवाइस चेंज कर रहा था, लैपटॉप डिस्चार्ज होना है इसलिए। अच्छा, डिवाइस चेंज कर रहा था। तो तेरे आते ही फिर 2 लोग चले गए यार, गुस्सा है तुमसे? कोई बात, कोई पुरानी दुश्मनी? नहीं सर। तुम्हारे आते ही 2 लोग चले गए। खैर, और कोई डाउट भाई किसी को? आगे सर बढ़े? इसमें मैंने क्या किया सर, हम ऐसा नहीं कह सकते क्या कि अगर a फर्स्ट टर्म है, l लास्ट टर्म है, m मिडिल टर्म है, तो m इक्वल टू a प्लस l बाई 2। सर तो फिर ऐसा उससे बोल तो सकते हैं। डायरेक्टली हो जाएगा ना, sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2 Odd। a प्लस l। अगर ऑड होगा तभी सही होगा ना ये, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे तो सही नहीं होगा। सर नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो गए तो मिडिल टर्म डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे ना। डिफाइन नहीं पाएगा, मतलब जो 2 मिडिल टर्म्स होंगे उसके बीच की वैल्यू आ जाएगी। सर एवरेज आता है ना निकालने को बोला है सर, ऑडी बोला है क्वेश्चन में। ये सही है, सही है, सही बात है। वो देखता है, साफ साफ दिख रहा है ना, tn+1 आ रहा है, मिडिल टर्म tn+1, सही है। ओके, और क्या डाउट है भाई? नेक्स्ट सर क्वेश्चन 21 क्या है भाई? लेकिन हॉल नाइट के हिसाब से ज्यादा डाउट्स आ गए। हॉल नाइट में डाउट थोड़ी ना होते हैं। चलो ठीक है, क्वेश्चन क्यूमुलेटिव है। बोलता हूँ। 21 क्या है बताओ? 21 क्वेश्चन। So the number of terms in an AP is even. The sum of the odd terms is 24. Of the even terms is 30, and the last term exceeds the first by 10, 1 by 2. Find the number of terms. लास्ट टर्म एक्सीड्स Sir, the first by 21 by 2. 21 by 2. लास्ट टर्म एक्सीड्स द फर्स्ट बाय 21 by 2, ऐसा लिखा हुआ है। हाँ और हाँ। और क्या दिया है? Find the number of terms. नहीं, और क्या दिया है? सम और ऑफ सर इवन दिया है टर्म्स। कि odd terms का sum 24 है ऑड और टर्म्स, even terms का sum 30 है। एक मिनट, ऑड टर्म्स का सम जो है कितना है? 24। और इवन का 30। 30। ओके, कितनी ऑड टर्म्स होंगे और कितनी इवन टर्म्स होंगी? दोनों एन होंगी, है कि नहीं? और अगर टोटल 2n टर्म्स हैं
टोटल इवन टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 6, तो कितनी ऑड है कितनी इवन है? 3 इवन है, 3 ऑड है कि नहीं? अरे बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। ओके, तो इवन टर्म्स का सम ये रहा, ऑड टर्म्स का सम ये रहा। अब बताओ क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट कर दे। सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट क्यों कर देंगे? देखो, T2 माइनस T1, T4 माइनस T3, T6 माइनस T5 से लेके यहां तक एनडी आ जाएगा। D plus D plus D plus so on to D. How many times? N times. Is equal to 6. तो यहां से आ गया N into D is equal to 6. ये आ गया हमारा पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन आएगा दूसरी इंफॉर्मेशन से, यहां से T2n दिया हुआ है T1 plus 21/2। T2n क्या होता है? T1 plus 2n minus 1 into D। T1 कैंसल, और ये रही तुम्हारी दूसरी इक्वेशन 2n minus 1 into D is equal to 21/2। अब बताओ, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं N और D जो भी निकालना चाहें। हाँ यस सर। खत्म हो गई बात। यस सर। तो इवन ऑड वाली अगर चीज आए तो ये तरीका बेटर होता है। और भी तरीके लोगों ने यूज किए होंगे कि अगर तुमने केवल इवन टर्म्स ली तो वो भी एपी फॉर्म करेंगी, ऑड टर्म्स ली तो वो भी एपी फॉर्म करेगी। इसका कॉमन डिफरेंस 2D हो जाएगा। सर मैंने वैसे ही किया बट बहुत लंबा। यस सर, मैंने भी वही किया। लेकिन उससे लेंदी हो जाएगा बस, है ना? ये तरीका बेटर है। अब हो गया डाउट? सारे हो गए है भाई? अब सभी के डाउट्स हो गए ना? अच्छा ठीक है। इसके बारे में आगे बढ़ूं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी किए जाएं। अच्छे मतलब थोड़े बेटर क्वेश्चंस। हालांकि केवल एपी पे बहुत सा कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, बनेगा तो फिर उसमें नंबर थ्योरी इन्वॉल्व हो जाएगी, और वही इन्वॉल्व करने जा रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। चलो एक क्वेश्चन ट्राई करो कि फाइंड k where k is a natural number। Find k where k is a natural number if 36 plus k, 300 plus k and 596 plus k are squares of 3 consecutive terms of an AP। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा? हमें k फाइंड करना है विच इज अ नेचुरल नंबर अगर ये तीनों स्क्वायर्स ऑफ 3 consecutive terms of an AP। जैसे 3 consecutive terms हमको अज्यूम करनी हो तो हम क्या अज्यूम करते हैं? लेट 3 consecutive terms be, क्या अज्यूम करते हैं? a minus d, a and a plus d, है ना? अब ये a minus d, a plus d नहीं है, उनका स्क्वायर है। मतलब a minus d whole square is 36 plus k, a square is 300 plus k, a plus d whole square is 596 plus k, और तुम्हें k फाइंड करना है। चलो ट्राई करो।
क्या सोच रहे हो भाई? सर डी +-4 आया। डी आ गया? क्या किया हमने? सब्ट्रैक्ट? हाँ सर। सर फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा। यस सर। परफेक्ट। फर्स्ट और थर्ड को हमने ऐड किया तो आएगा 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा है स्क्वायर करने पर? 632 आएगा ना सर? 632 प्लस 2 के हम, यानी कि a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज 316 प्लस k, और a स्क्वायर हमको पता है तो d स्क्वायर कितना आ गया? What is d square? D square is 16, which implies d is plus minus 4. Okay, so once you have d, d अगर हमारे पास आ गया तो अब हम a भी निकाल पाएंगे, है ना? कैसे? a कैसे निकाला जाए? या फिर a निकालने की जरूरत ना हो तो मत निकालो, हमें तो फाइनली k निकालना है। क्या होगा नेक्स्ट स्टेप d निकालने के बाद? सर अगर हम फर्स्ट और थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दें, थर्ड माइनस फर्स्ट कर देना तो 4ad हम लोग को एक्सप्रेशन आ जाएगा d और a की टर्म्स। करेक्ट। क्या आएगा? 560। सो ad is क्या? 140। Now d equals to again plus minus डिपेंड करेगा a इक्वल टू सॉरी d पर डिपेंड करेगा, पॉजिटिव है नेगेटिव है। कितना आ रही है? 35। यस सर। फाइन। तो बताओ व्हाट इज k? k क्या होगा? वो एनीवेज जो भी हो, a नेगेटिव पॉजिटिव, स्क्वायर तो उसका सेम ही रहेगा ना, तो k की एक यूनिक वैल्यू आएगी। व्हाट इज k? k is 35 a square minus 3। 35 स्क्वायर मतलब 925। क्या चीज? 925। 925। k is 925। बेसिकली हम 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल को सॉल्व कर रहे हैं। बिल्कुल, 3 इक्वेशंस और 3 वेरिएबल को सॉल्व कर रहे हैं। सर इसमें AMGM भी लगा सकते थे ना स्टार्टिंग में, लंबा जाता लेकिन थोड़ा। AMGM? सॉरी आई मीन 2b is equal to a plus c। नहीं, ये स्क्वायर्स हैं। नहीं, रूट में स्क्वायर्स, हाँ रूट में लेके कर सकते हो, करेक्ट। बाद में स्क्वायर करना ही पड़ेगा। फैक्टराइज हो रहा है एक बार। सही है, सही है, वो कर सकते हो। और लंबा तो नहीं, मतलब इतना ही लंबा वो भी जाएगा। हाँ सर, ज्यादा लंबा नहीं गया। सही है, बढ़िया भाई, सही है। चलो एक क्वेश्चन और ट्राई करो फिर। क्वेश्चन है if a1 a2 a3 so on to a2n are in AP, then find a1 square minus a2 square plus a3 square minus a4 square and so on to लास्ट में क्या आएगा? a2n minus 1 square minus a2n square। मतलब इवन वाली टर्म्स नेगेटिव है और ऑड वाली टर्म्स पॉजिटिव। आंसर शुड बी, आंसर जो है ना इसका, आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ a1 a2n n। केवल ये तीन ही अननोन्स होने चाहिए वहां पर, और कुछ नहीं आना चाहिए। Your answer should be in terms of a1 a2n and n। in fact अगर a1 और n आ रहा है तो a2n भी एक्सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, चलो a1 a2n और n की टर्म्स में आंसर एक्सप्रेस करना है। सर आपने आखिर में ऑपोजिट कर दिया, माइनस होगा वो a स्क्वायर। क्या हो गया भैया? मैंने क्या कर दिया? नहीं सॉरी सर इवन वाला नेगेटिव है ना, a2 नेगेटिव है, a4 नेगेटिव है,
तो A2n तो नेगेटिव होगा, सिंपल है। बुकलेट किसने स्टार्ट की? बुकलेट में क्वेश्चंस होंगे अच्छे। सर टाइम नहीं है, क्या करें सर? सीए टाइम नहीं, नेक्स्ट संडे। हाँ सर, अभी संडे को 2 टेस्ट है, उसके बाद सीए का टेस्ट और तैयारी करना है उसके लिए। अच्छा, कैसे करें भाई हम लोग ये क्वेश्चन? फिर अगर हम 2 एपी में इसको डिवाइड करते हैं, दो इवेंट 2 एपी में इसको डिवाइड कर दें। अच्छा, सर उससे भी बेटर रहेगा कि उसको खोल सकते हैं ना, A1 + A2 * A1 - A2। यस यस। और वो माइनस डी हाँ सर, वो A1 A2 - A1 तो तुम्हारा D हो गया। 2 एपी में डिवाइड करने तरीका तो अच्छा, मतलब कोई बुरा नहीं है, उससे भी हो जाएगा, बट उससे कहीं बेटर है पेयरिंग। और आगे भी इस चैप्टर में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। ये पेयरिंग क्यों बेटर है पता है? ये पेयरिंग इसलिए बेटर है बिकॉज हर पेयर में एक फैक्टर आएगा भाई A² - B², तो एक फैक्टर आएगा A - B, और जो A - B है, मतलब 2 टर्म्स का डिफरेंस है, वो एपी में कांस्टेंट होता है। दैट्स व्हाई दिस इज बेटर। देखो ना, अगर मैं इसको फैक्टराइज करूं, A1 - A2 into A1 + A2, नेक्स्ट टू क्या होगा? A3 - A4 into A3 + A4, एंड सो ऑन टू। देखो लास्ट में क्या होगा? A2n - 1 - A2n into A2n - 1 plus A2n। तो अभी तो लगता नहीं कोई फायदा होगा, बट फायदा हो चुका है, बिकॉज ये देखो A1 - A2 क्या है? -D है कि नहीं? A3 - A4 क्या है? इट इज ऑल्सो -D भाई, प्रीवियस टर्म माइनस नेक्स्ट टर्म, एंड सिमिलरली हर एक फैक्टर में ये -D आने वाला है। एडवांटेज क्या मिल गया तुमको? नाउ यू कैन टेक -D कॉमन, तो -D कॉमन निकाल लोगे तो क्या बचेगा? A1 + A2 + A3 + A4 plus so on to A2n - 1 plus A2n। तुम्हारा जो आंसर है वो निकलना चाहिए इन टर्म्स ऑफ क्या क्या? A1, A2n और n। सबसे पहले ये D आ गया। आई डोंट वांट D, मुझे D नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा आंसर जो है, ये मैं क्वेश्चन तुम्हें जेई सही दे रहा हूं, मतलब जेई में आंसर, जेई में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ट्राई टू एक्सप्रेस D in terms of A2n, A1 and n। How will you do that? Obviously we have a formula of A2n। A2n का फॉर्मूला क्या होगा? A1 plus 2n minus 1 into D। और देखो यहां से D की वैल्यू क्या आएगी? A2n minus A1 divided by 2n minus 1। क्यों भाई, यहां तो कोई दिक्कत समझ में आया? तो क्या हो जाएगा? -D। -D क्या होगा? A1 minus A2n divided by 2n minus 1, this is -D। और ये देखो, this is sum of 2n terms of AP, डायरेक्ट फॉर्मूला है मेरे पास, 2n/2 मतलब n/2 इनटू, बेटर क्या होगा? बिकॉज हमको D नहीं चाहिए, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, A1 plus A2n। yes, and your final answer is n upon 2n minus 1। और ये देखो A1 minus A2n, A1 plus A2n मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया A1 स्क्वायर माइनस A2n स्क्वायर। ऐसे ऑप्शंस वहां पे दिए होंगे, और ऐसा ऑप्शन दिया होगा तो चेक कर लेना भाई। ठीक है, तो ये देखो, ये क्वेश्चन एपी से थोड़ा आगे बढ़ गया, बिकॉज ये एपी की टर्म्स का स्क्वायर था, बट क्योंकि यहाँ पे ऑल्टरनेट प्लस माइनस था, इसलिए क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। अगर इसी क्वेश्चन में ऑल्टरनेट प्लस माइनस नहीं होता, आई मीन सारी टर्म्स मान लो प्लस होती, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर प्लस A4 स्क्वायर, तब तुम इस क्वेश्चन को अभी फिलहाल करना तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होता, अभी के हिसाब से। आगे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तभी तुम ये क्वेश्चन कर पाते। ठीक है भाई, स्क्वायर्स नहीं करते हम। हाँ, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स ऐसा कुछ नहीं कर पाते।
मतलब अगर तो नहीं, कंप्लीटर स्क्वायर से नहीं हो पाता। मतलब किसमें तुम कंप्लीटर स्क्वायर लगाना चाहते हो? सर मतलब मैं सोच रहा था कि हम a1 माइनस a2n वाला टर्म मतलब ले आए मतलब फोर्थ स्क्वायर में। अच्छा, ये और ये क्लब कर रहे हो, तो उसमें Yes, क्या होगा sir. कि फिर वो जो तुम सम निकालोगे वो तो चलो कांस्टेंट हो जाएगा, वो निकल जाएगा बाहर, लेकिन फिर इनका प्रोडक्ट आ जाएगा ना a1 into a2n। हाँ, तो वो जो है थोड़ा गड़बड़ करेगा। डिस्कस करेंगे इसको बाद में, अभी तो फिलहाल एपी के ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो यहां तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया भाई? हमने एपी की जनरल टर्म पढ़ ली, हमने एपी की सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला पढ़ लिया, और हमने पढ़ ली प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या हो गया सर? थोड़ा ऊपर कर सकते हो लास्ट स्टेप? ये लो, प्रॉपर्टीज हमने सारी लिख ली है ना। जिन प्रॉपर्टीज में लास्ट की जो 2-3 प्रॉपर्टीज हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हेल्प करेंगी, उसको ध्यान रखना। जिसमें स्पेशली जहां पे हम लिखा था कि हम कुछ भी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते टाइप के क्वेश्चंस में। एडवांस में तो वो प्रॉपर्टी कोई खास काम में नहीं आएगी, बट मेन और सीईटी में काम में आ सकती है। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑलमोस्ट ओवर है। 1-2 पॉइंट्स और हैं जो इस प्रोग्रेशन से रिलेटेड है वो भी हम कवर कर लेते हैं। तो जनरल टर्म हो गई, सम ऑफ n टर्म्स हो गया, थर्ड पॉइंट प्रॉपर्टीज हो गई, फोर्थ पॉइंट है और बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, अरिथमेटिक मीन। सर ये तो कर चुके हैं हम। कहां पर सर कब किया? पहले पॉइंट्स में किया तो हुआ है। नहीं तो बताया हाँ, जो होने टू वाला बी है इक्वल टू भाई। a प्लस बी वाला बोल रहा है। नहीं, अरिथमेटिक मीन अलग से लिखेंगे। नहीं है, नहीं है, वही चीज एवरेज ही है, लेकिन लिखते हैं इसको अलग से, ये काम में आएगा तुम्हारी बात में। अब अरिथमेटिक मीन इससे पहले मैं उसको डिटेल में डिस्कस करूं, सिंपल सी बात है, अरिथमेटिक मीन का मतलब है एवरेज। क्योंकि ये जो वर्ड एवरेज है वो सभी को पता है ना। सो अरिथमेटिक मीन का मतलब एवरेज होता है। इट्स रियली मीन टू कॉल एनीबॉडी एवरेज, है ना। मीन मीन्स एवरेज। क्या बात है सर? सो अरिथमेटिक मीन है ना। सो अरिथमेटिक मीन का मतलब एवरेज है। इसका मतलब जैसे मान लो मैंने लिखा है 2 और 4 और मैं पूछा कि इसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, तो बहुत सिंपल सा आंसर इज 3। आंसर इज 3। यस, बिकॉज एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ नंबर्स, 2 + 4/2। आंसर इज 3। मैंने पूछा कि अरिथमेटिक मीन ऑफ 2, 3, 5, 6 क्या होगा, तो आंसर होगा 5, 5, 10, 6, 16/4 एंड आंसर इज 4, है ना। तो अरिथमेटिक मीन is directly related, or you can say directly arithmetic mean is nothing but average of the given numbers. तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं, और वो क्यों कर रहा हूँ बताऊंगा बाद में। फिलहाल तो इसकी डेफिनेशन, पहला तो डेफिनेशन, अरिथमेटिक मीन AM of n numbers, let's say A1, A2 and so on to AN, is average of these numbers. So arithmetic mean will be equal to sum of numbers, Sn upon number of terms. yes, divide by number of numbers. यानी कि A1 plus A2 plus so on to AN divided by n. तो ये अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है। अब तुम ये एक्सपेक्ट मत करो कि तुम्हें कुछ नंबर्स दिए जाएंगे और तुमसे अरिथमेटिक मीन निकालने को बोला जाएगा, है ना। इतना मतलब हमारा स्टेटस भी नीचे एपी का सम निकाल के उसका n फैक्टर निकाल देंगे क्या? ऐसा कुछ है? एपी का सम का फॉर्मूला डालेंगे और फिर n का फैक्टर निकालेंगे। n का फैक्टर निकालेंगे? तो लेकिन ये ऊपर वाला एग्जांपल गलत लग रहा है। मेरे को समझ नहीं आया। n का फैक्टर निकालेंगे? n से डिवाइड कर देंगे।
एपी का सम कहाँ, ये एपी कहाँ से, मैंने कहा बोला कि एपी सर वो बोल रहा है n/2 into 2a plus n minus 1 नहीं नहीं नहीं, वो ये सोच रहा है कि ये टर्म्स एपी में है। मैंने कब कहा कि ये टर्म्स एपी में? नहीं सर, मैं बोल रहा अगर हम अरिथमेटिक मीन एपी पे लगते हैं ऐसे कि नहीं लगा सकते, वो पूछ रहा। लगाओ ना, किसी पे लगाओ, अगर वो एपी में है तो स्पेशल हो जाएगा, मतलब ये एक स्पेशल केस हो जाएगा। स्पेशल केस if a1 a2 a3 so on to an are in ap, तो तुम कह रहे हो हाँ, तो अरिथमेटिक मीन क्या होगा? अरिथमेटिक मीन क्या होगा? बहुत सिंपल सी बात है, सम n/2 और क्या हमने फॉर्मूला पढ़ा है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अगर तुम यूज करो एंड डिवाइड बाय n कर दो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2। हालांकि यहां पर n टर्म्स हैं, बट क्योंकि वो एपी में है, a1 प्लस a लिख देते हैं, तो देख रहे हो कि जो एपी का सभी टर्म्स का एवरेज है वो कुछ और नहीं, वो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एवरेज है। क्यों? क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स का अगर तुम एवरेज निकालोगे, so this average is going to be same as average of first term and last term. For example 1 2 3 4 5 6, अब तुम्हें इसका एवरेज निकालना है, 1 2 3 4 5 6 का एवरेज क्या है? तो हमारे हिसाब से जो हमने सॉल्व किया, इट शुड बी एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, व्हिच इज व्हाट 3.5। 3.5, और तुम चेक कर लो, देखो स्क्वायर करो, स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा पता है? 21, और 21 by 6 is 7/2, which is, तो ये तो स्पेशल केस है जब ये नंबर्स एपी में है। मैं फिर से बता दूं जिन लोगों को एपी से इसको जबरदस्ती तुम लोग कनेक्ट कर रहे हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से अरिथमेटिक मीन का कोई खास मतलब नहीं है। अरिथमेटिक मीन का मतलब है एवरेज। तो नंबर्स एपी में हो, देखो मैंने जो एग्जांपल लिया था 2 3 5 6, ये 2 3 5 6 को एपी में थोड़ी ना है, बट फिर भी उसका अरिथमेटिक मीन है, उसका अरिथमेटिक मीन क्या है? 4। तो ये नंबर्स एपी में होने जरूरी नहीं है, ठीक है? बात समझ आ रही है? सिंपल मीन ही है ना सर, नॉर्मल एवरेज ही हुआ ना फिर। हाँ, नॉर्मल एवरेज ही हुआ। नॉर्मल, इसका नाम अरिथमेटिक मीन क्यों है वो बाद में भी डिस्कस करेंगे हम। तो अरिथमेटिक मीन सभी को क्लियर है? यस है भाई? यस सर। अरिथमेटिक क्लियर है? ओके। एक क्वेश्चन जो है बिल्कुल मतलब बुकिश, जो तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में भी होगा, अरिथमेटिक मीन के ऊपर, लेकिन उसका जनरलाइजेशन बहुत ही मतलब इट्स अ ब्यूटीफुल जनरलाइजेशन व्हिच वी विल स्टडी आफ्टर हार्मोनिक प्रोग्रेशन। बट एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन है वो इतना ही है कि इफ a and b are positive real numbers and arithmetic mean of ab is a power n plus b power n divided by a power n minus 1 plus b power n minus 1, then find n. If a and b are positive real numbers, ठीक है, a और b पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, और अरिथमेटिक मीन जो है इनका वो a पावर n प्लस b पावर n डिवाइडेड बाय a पावर n माइनस 1 प्लस b पावर n माइनस 1 दिया हुआ है, तो तुम्हें n की वैल्यू फाइंड करनी है। एनी गेसेस यहाँ पर? So 1. सर 1 आंसर इज 1 sir 1. क्योंकि 1 डालते हैं इनको दिख रहा है कि a प्लस b बाई 2 आ जाएगा, बट तुम्हें प्रूफ करना है कि आंसर, तुम्हें इसको प्रूव करना होगा, ठीक है? तो सोल्यूशन तुम्हारा क्या होगा? ऑब्वियसली अगर ये अरिथमेटिक मीन है तो a पावर n प्लस b पावर n डिवाइडेड बाय a पावर n minus 1 plus b power n minus 1 is equal to a plus b by 2, should be equal to a plus b by 2, and now you are supposed to solve this equation and find all solutions, because हमारा जो guess है वो n equal to 1 है, which is correct, but क्या गारंटी है कि n equal to 1 के अलावा कोई और आंसर नहीं आ सकता? There could be more solutions, है ना? तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल से अप्रोच है। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला हमारे पास है, हमने उसको अप्लाई किया, और ये उसने क्वेश्चन में दिया हुआ था तो हमने इसे इक्वेट कर दिया,
अब हम इसको आगे सॉल्व करना चाहते हैं। चलो सर इसको कंपेयर कर सॉल्व लेंगे। करो। नहीं बेटा, कंपैरिजन नहीं होता है। सर तुक्केबाजी हम कर चुके हैं वो ना। टू साइड चला जाएगा, ए हाँ, पार एन इस साइड चला जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो और सॉल्व करो उसको, ठीक है, तुक्केबाजी नहीं। सर वो ए एन प्लस बी टू पावर एन को हम स्प्लिट कर सकते हैं, लेकिन सर हम ए रेज़ टू पावर n माइनस 1 को ए रेज़ टू पावर n क्रॉस अपॉन ए लिख सकते हैं ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो यार। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है, तुक्केबाजी मत करो। सर a raised to क्रॉस n मल्टीप्लाई b raised to n is equal to a raised to n minus 1 b plus b raised to n minus 1 a। तो फिर हम लोग a भी कॉमन ले सकते हैं ना? क्या कॉमन ले सकते हैं जोएब? नहीं, ये भी नहीं ले सकते सर। ये भी तुम कॉमन ले सकते हो राइट हैंड साइड में। हाँ, तो सर उसको a raised to n डिवाइडेड बाय a लिख के। हाँ, थोड़ा सोचो। यहां तक तो सब लोग पहुंच गए होंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, a पावर n सबट्रैक्ट किया, b पावर n सबट्रैक्ट किया, तो यहां तक तो सभी लोग पहुंच गए होंगे, आई होप। इसके बाद सर आप ए पार एन माइनस 1 को ए पार एन इंटू ए पार एन अपॉन ए लिख सकते हैं। हाँ भाई सर। हाँ सही बात है। फिर उसके बाद सिमिलरली बी पार एन माइनस 1 के साथ भी वही कर सकते हैं हम। कर देंगे। उसके बाद कंपेयर कर सर लेंगे। एक प्रॉब्लम, वो स्विच वो फ्लिप हो गए ना, वो प्रॉब्लम हो रहा है। सर डिवाइड बाय बी पावर एन। उससे क्या होगा? सर LHS में सिंपलीफाई होगा, फिर RHS में भी थोड़ा सिंपलीफाई होगा, a पावर n minus 1 by a की पावर n minus 1। करो करो, देखो क्या सर आप a पावर n minus 1 और b पावर n minus 1 कॉमन ले लीजिए ना, मतलब एक ही साइड पे ले आप। तो बच्चों फैक्टराइज करने की कोशिश करो। देखो जो बोला उसने, तुम लोग कहाँ स्टक होते हो पता है? तुम लोग अपनी लेजीनेस की वजह से स्टक हो जाते हो कि चलो कंपेयर कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। This equation can be solved further, and how? अगला स्टेप क्या हो सकता है? फैक्टराइजेशन। और क्या हो सकता है? इन दोनों टर्म से a पावर n माइनस 1 कॉमन निकल रहा है, और कॉमन निकालने के बाद क्या बच रहा है? a minus b. Similarly, next two terms you can take b to the power n minus 1 common, and what is left? b minus a. See, फैक्टराइज हो गया ये। मैंने डिस्टिंक्ट नहीं लिखा। am of a and b which are distinct numbers, ये दिया हुआ है। a और b डिस्टिंक्ट है, क्योंकि अगर डिस्टिंक्ट नहीं हुआ तो यहां देखो क्या हो जाएगा। मैंने a माइनस b कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा a पावर n माइनस 1 माइनस b टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहां से एक रिजल्ट आ रहा है a माइनस b इज इक्वल टू 0, यानी a इक्वल्स टू b। अगर a इक्वल्स टू b हो गया तो n की वैल्यू कुछ भी होती रहे। अगर दो नंबर सेम है, जैसे 2 और 2, तो उनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा? 2 इटसेल्फ। अगर तुमने a इक्वल टू b डाल दिया तो ये पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व होकर वापस a बन जाएगा। तो उस केस में आंसर आ जाएगा n कैन बी एनीथिंग। बात समझ में आ रही है? अगर a इक्वल टू b हो गया ना, then n can be anything। But यहाँ हम ऐड कर सकते हैं सर। तो यहाँ पर इसीलिए दिया हुआ है कि यहाँ पर a और b डिस्टिंक्ट है। अगर a और b डिस्टिंक्ट है तो देखो ये फैक्टर 0 नहीं हो सकता। a cannot be equal to b। In that case, a power n minus 1 is equal to b power n minus 1, which implies a by b whole power n minus 1 is equal to 1। Now we know a by b is a positive value, a positive है, b positive है, distinct है तो 1 नहीं है, a by b is not 1, so some positive value power something 1 आ रहा है। अब ये 1 तो या तो ये 1 itself हो, ये 1 है नहीं, so the only possibility is n minus 1 should be equal to 0, power should be equal to 0, and this implies n equals to 1। और ये है प्रॉपर सोल्यूशन इसका। n इक्वल्स टू 1 आंसर तुम्हारा सही था, बट हमारा एक ही आंसर n इक्वल टू 1 ये दिखाने के लिए हमको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉल्व करो और ये रियलाइज करो कि ऐसे क्वेश्चंस में a माइनस b हमेशा एक फैक्टर निकलेगा। क्यों? क्योंकि a इक्वल्स टू b हमेशा इसको सेटिस्फाई करे। देखो ना,
अगर तुम a इक्वल्स टू बी रखते हो, यहाँ पर देखो इस इक्वेशन में तुम देखो, अगर तुम a इक्वल्स टू b रखते हो तो a पावर n प्लस b पावर n विल बी इक्वल टू a पावर n प्लस b पावर n। सेटिस्फाई कर रहा है, याद है फैक्टर थ्योरम, अगर a इक्वल्स टू b सेटिस्फाई कर रहा है तो a माइनस b हैज टू बी ए फैक्टर, ये फैक्टराइज होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता। तो ऐसे क्वेश्चन में फैक्टराइज करना पड़ेगा और उसके बाद आंसर तो तुम ऑटोमेटिकली पहुंच जाओगे। नोट कर लो भी, इसका सोल्यूशन नोट कर लो, और ये एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, जेईई लेवल का क्वेश्चन नहीं है, ये तुम्हारी बुक में होगा, तुम देखना तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन होगा। नोट कर लिया तो भाई, नोट कर लिया? यस सर। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 4, अरिथमेटिक मीन। और बस एक पॉइंट और बचता है इसमें, पॉइंट नंबर 5, जो मैंने कहा था कि तुमने क्वेश्चंस ऑलरेडी इस पॉइंट पे कर लिए, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पाए हो या अभी भी डिफिकल्टी हो रही है, तो ये पॉइंट कवर करने के बाद वो क्वेश्चंस तुम्हें क्लियर हो जाएंगे। एंड दिस पॉइंट इज अबाउट इंसर्शन ऑफ मीन्स, insertion of n arithmetic means between two numbers, say a b, दो नंबर्स के बीच में n अरिथमेटिक मीन्स को इंसर्ट करना। अभी एक क्वेश्चन में, एक डाउट डिस्कशन में हमने ये चीज ऑलरेडी डिस्कस की थी, है ना। तो क्या है ये? सबसे पहले मैं अरिथमेटिक मीन्स को अज्यूम कर लूं, फिर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूं। लेट कैपिटल A1, A2, A3 and so on to AN be n arithmetic means between A, B, two numbers. Then this implies, this means कि जब तुम इसको इंसर्ट करोगे A, A1, A2, A3 and so on to AN and comma B, A और B के बीच में जब तुम इन मीन्स को इंसर्ट करोगे, the resulting sequence, the resulting progression will be an AP. That's why they are called arithmetic means. And now अब मैं इस चीज पे आ रहा हूं कि क्यों एवरेज को अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। Why average is called arithmetic mean? Reason: when you take any two numbers A and B, and you take average of these two numbers, put their average in between, A और B का average उनके बीच में रखो, the resulting sequence will be an AP. That's why average of two numbers is called arithmetic mean of two numbers. ये इसकी वजह से, ये इस definition की वजह से जो हमने अभी पढ़ी है। अरिथमेटिक मीन तुम अभी पढ़ रहे हो, आगे आने वाले टाइम पे अभी हम ज्योमेट्रिक मीन पढ़ेंगे, फिर हार्मोनिक मीन पढ़ेंगे, और सबकी डेफिनेशन सेम ही है। सो अभी हमने पढ़ा नहीं है, बट नाउ यू कैन गेस व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन इज समथिंग व्हिच व्हेन इंसर्टेड बिटवीन टू नंबर्स गिव्स यू अ जीपी। व्हाट इज अ हार्मोनिक मीन? व्हेन यू इंसर्ट दिस नंबर बिटवीन द गिवन टू नंबर्स, the resulting sequence will be a HP, है ना। तो ये इन जनरल डेफिनेशन है मीन की, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, और अभी फिलहाल हम पढ़ते हैं बहुत ही सिंपल अरिथमेटिक मीन। सो नाउ यू गेट टू नो व्हाई एवरेज इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन, बिकॉज when we insert average between two numbers, the three numbers in this order will always form an AP. Understood? बात समझ में आ गई? A और B के इतने सारे मीन कैसे हो गए? नहीं, ए और बी के इतने सारे मीन नहीं, मैंने कहा ना एक अगर अरिथमेटिक मीन रखते हैं। अब इतने सारे मीन होने के बाद, मतलब n मीन्स इंसर्ट किए हमने, अब इनको हम अरिथमेटिक मीन क्यों बोल रहे हैं, इसको मैं एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बस ये कह सकते हो कि इफ यू टेक एनी टू टर्म्स स्किपिंग वन टर्म, तो हमेशा ये एवरेज रहेगा इन दोनों का। इन दोनों को लोगे तो ये इसका एवरेज रहेगा। तो ए और बी के इतने सारे मीन नहीं हो गए एग्जैक्टली। अरिथमेटिक मीन्स बोलने का रीजन ये है कि ये सारे टर्म्स इंसर्ट करने के बाद एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है।
एंड अरे ईच नहीं टर्म समझा। फिर सर फिर तो ऐसे इनफाइनाइट बन जाएंगे ना हर सर एक फिर उसके कुछ बीच भी में। डाल सकते हैं ना सर बीच में, क्योंकि अब जैसे कोई भी A1 दो नंबर का मीन रहेगा। A1 A2 के बीच में उसका एक और मीन रहेगा, A1 प्लस A2 अगर बाई अगर उसका मीन अगर रहेगा। अगर ए और बी के बीच में एक नंबर इंसर्ट करने से एपी बन रही है, तो वो जो नंबर है वो ए और बी का एवरेज है। ये बात मानते हो? अगर तुमने ए, ये जो ए है स्मॉल ए और कैपिटल ए, इनका एवरेज मान लो A1 है और ए और बी का एवरेज A2, तो अब नया सीक्वेंस आ गया A1 A2 B, ये भी एपी में है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सर मैं भी वही कह रहा हूँ कि इसके ऐसे इनफिनिटली चलता रहेगा ना। चलता रहेगा बिल्कुल, तुम जितने चाहो उतने एवरेज, उतने अरिथमेटिक मीन्स प्लेस कर सकते हो। सर मतलब अगर कभी भी तुम्हें उठा लिया, तुम्हें इसको समझने की जरूरत नहीं है, ये बाय डेफिनेशन ऐसा है कि जब भी कोई बोलेगा कि भाई n अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करो, तो n अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट सर करने का दोनों मतलब है कि साइड हम से डालने पड़ेंगे ना। नहीं यार, तुम उसको एवरेज, मैंने उसको एवरेज से रिलेट किया। मैंने बोला था कि जो तुम्हें फोर्थ पॉइंट लिखवाया, तो मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा कि अरिथमेटिक मीन या एवरेज को अरिथमेटिक मीन क्यों बोलते हैं। तो तुमने जब ये पॉइंट लिखा, तुम समझा कि इंसर्शन ऑफ मीन्स का मतलब क्या होता है। व्हेन आई से इंसर्शन ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स, तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब तुम इन n नंबर्स को a और b के बीच में रखोगे, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगा वो एपी आएगा। अब मैंने कहा कि उस n की वैल्यू अगर 1 हो जाए, मतलब हम अगर एक ही अरिथमेटिक मीन रख रहे हो A1 B, तो बाय डेफिनेशन अभी भी AP बनेगी। और अगर ये AP है तो A1 इक्वल्स टू क्या होगा? A प्लस B बाई 2। तो जस्ट ट्राई टू रिलेट अरिथमेटिक मीन विद एवरेज। व्हाई अरिथमेटिक मीन इज एवरेज ऑफ टू नंबर्स? वो भी तब जब तुम एक अरिथमेटिक मीन की बात कर रहे हो। मैंने ये नहीं कहा कि जब तुम n अरिथमेटिक मीन प्लेस कर दोगे तो सारे उसके एवरेज है, नहीं। A और B के एवरेज थोड़ी ना है सारे के सारे। A1 is the average of A and A2. A2 is the average of A1 and A3. सर तो बेसिकली हम लोग दो नंबर से एक एपी बना रहे हैं। यस, दो नंबर्स के बीच में उसका एवरेज डालकर हम एक एपी बना रहे हैं। ऐसे ही कोई भी नहीं डाल दे रहे वैल्यूज, हम लोग सारा एक एक अरिथमेटिक मीन करके बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही कैसे डाल देंगे भाई? वो फिक्स वैल्यूज हैं, अभी आएंगे। मुझे लगा जनरल एम्स बोल रहे थे, मेरे को लगा कि कोई भी भाई डालेंगे, कोई भी डाल दोगे तो एपी कैसे बनेगी? वही एपी भी तो बनानी है। अभी देखो एग्जांपल्स करेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन ये स्टेटमेंट तो बहुत सिंपल है ना कि n अरिथमेटिक मीन्स को अगर नंबर्स के बीच में प्लेस किया जाएगा तो रिजल्टिंग सीक्वेंस एक एपी होगा। ये बात तो समझ में आ रही है ना? इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, है ना? अब क्वेश्चन ये है कि तुम अभी ये पूछ रहे हो ना कि ये वैल्यूज निकाली कैसे जाए, मतलब ये यूनिक है या फिर रैंडम वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज निकाली कैसे जाए? मतलब अगर तुम्हें ए पता हो, तुम्हें फर्स्ट नंबर दिया हो, तुम्हें लास्ट नंबर दिया हो, और तुम्हें ये बता दिया जाए कि कितने मीन्स तुम्हें प्लेस करने, मतलब n की वैल्यू भी है तुम्हारे पास, हाउ विल यू फाइंड द वैल्यू ऑफ A1, हाउ विल यू फाइंड द वैल्यू ऑफ A2, A3 एंड सो ऑन टू AN? इनको निकाला कैसे जाए? तो इस क्वेश्चन को ट्रीट करो ऐसा कि तुम्हारे पास एक एपी है जिसकी तुम्हें फर्स्ट टर्म पता है और जिसकी तुम्हें लास्ट टर्म पता है, तुम्हें नंबर ऑफ टर्म्स भी पता है, तुम्हें उसकी इंटरमीडिएट टर्म्स निकालनी है। कैसे निकालोगे? एपी की किसी भी टर्म को निकालने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? कॉमन डिफरेंस। तुम्हें वो कॉमन डिफरेंस चाहिए, है ना? और देखो ये कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले ये बताओ मुझे कि इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? n+2. Number of terms n+2. It is not n. Remember, जब तुम n arithmetic means insert करोगे तो number of terms n+2 होंगे। बहुत अच्छी बात है। अब हमारा n+2th term कौन सा है, मतलब लास्ट टर्म कौन सा है? B। और n+2th term का फॉर्मूला क्या होता है? A plus n+2 minus 1 into D। और देख लो यहां से तुम्हें D की वैल्यू मिल गई। क्या मिली भाई D की वैल्यू? B minus A divided by n+1। समझे? ये मिल गया हमको कॉमन डिफरेंस। और एक बार तुम्हें कॉमन डिफरेंस मिल गया, नाउ यू कैन फाइंड एनी अरिथमेटिक मीन यू वांट। फॉर एग्जांपल मुझे A1 निकालना है। A1 इज व्हाट?
A1 is actually second term. A1 is second term. क्या होगी? A plus D. D तुम्हें पता है. क्या होगा? A2. A2 का मतलब है थर्ड टर्म. A2 होगा A plus 2D. क्या होगा? A3. A3 होगा fourth term, which is A plus 3D. In this order, you can find any arithmetic mean. For example, what is AR? AR होगा R plus 1th term, which is A plus RD. और last arithmetic mean AN क्या होगा? AN का मतलब N plus 1th term, which is A plus ND. And you can also use B minus D. है कि नहीं? तुम B minus D भी use कर सकते हो. Last term minus common difference is last arithmetic mean. तो एक बार तुम्हें कॉमन डिफरेंस मिल गया, तुम कोई भी अरिथमेटिक मीन, कोई भी टर्म निकाल सकते हो उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में. सर तो एक बार हम लोग को फर्स्ट एंड लास्ट टर्म मिल गया तो हम लोग कोई भी एपी जिसमें बीच के टर्म्स दे उनको मींस की तरह ट्रीट कर सकते हैं. बिल्कुल 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 बिल्कुल. एक एपी में फर्स्ट और लास्ट टर्म के बीच में जो भी टर्म्स हैं वो उसके अरिथमेटिक मीन्स ही बाय डेफिनेशन. ठीक है, तो ये है अरिथमेटिक मीन. और ज्यादा क्लियर हो जाएगा एक दो एग्जांपल्स करने के बाद, चिंता मत करो. अभी हम एग्जांपल्स करेंगे, क्वेश्चन अपने आप क्लियर हो जाएगा. ये पॉइंट अपने आप क्लियर हो जाएगा. सो नोट कर लो, इस पॉइंट को पूरा नोट कर लो पहले. नोट करो. सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए. आज होमवर्क मत दीजिए ना प्लीज. अच्छा सर थोड़ा और नीचे प्लीज सर. खत्म हो गया, कुछ है नहीं आज के लिए बस. सर थोड़ा ऊपर करो. कहाँ रखूं भाई, समझ नहीं आ रहा. ऊपर नीचे. हाँ बस. चलो. सर मतलब कभी भी उन्होंने दिया हो कि एन अरिथमेटिक मींस इंसर्ट कर दिए दो नंबर्स के, तो वो यूनिवर्सली एपी बनेगा ही बनेगा. बिल्कुल बिल्कुल एपी बनेगा ही बनेगा. मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, तुम एक एग्जांपल का वेट करो. एक सिंपल एग्जांपल जो डेफिनेशन को क्लियर कर देगा. जैसे मान लो क्वेश्चन आया, इंसर्ट 18 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन लेट्स से 21 and 401. मान लो ये क्वेश्चन है. ये बच्चा अपने क्लास में है? सर कॉलेज लेक्चर्स में मिलता है. कॉलेज लेक्चर में तो नाम सुना ही पड़ता है इसका, ऐसे तो नहीं सुना कभी. अचानक से देख के लगा बैटमैन है. सर 21 एंड हो गया 401. Okay, sir. Insert 18 arithmetic means between 21 and 401. अब फिर से जिन लोगों को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा हो, मैं फिर से देखो तुम्हें पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनो. मान लो को जो अरिथमेटिक मीन्स तुम्हें इंसर्ट करने हैं, लेट दीज अरिथमेटिक मीन्स बी A1, A2, A3 and so on to A18. 18 अरिथमेटिक मीन्स हैं BANs. तो क्या मतलब हुआ उसका बाय डेफिनेशन कि 21, A1, A2, A3 and so on to A18, 401 are in AP. अब अरिथमेटिक मीन क्या होता है, इंसर्शन क्या होता है, वो सब गया किनारे, क्योंकि अब हमारे पास 17 रख दीजिए ना. 17 टर्म, वो कैलकुलेशन इजी पड़ जाएगा. क्या चलेगा सर? नहीं सर 19 ही सर 19 डिवाइड हो रहा है सर. नहीं चेंज मत कीजिए. क्या मैंने जानबूझ के रखा है भाई, कैलकुलेशन इजी होगी तुम्हारी. क्यों परेशान? हाँ ये कैलकुलेशन इजी. हाँ तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है भाई? नंबर ऑफ टर्म्स 20. नंबर ऑफ टर्म्स है 20, बिकॉज ये फर्स्ट और लास्ट टर्म भी ऐड हो गया ना इसमें. तो T20 is 401 is A, that is 21 plus what? 21 plus 19 ना, 20 minus 1 into D. तो क्या आ रहा है D? अरे सॉरी सर D 20 आ रहा है. सर 20.
और एक बार कॉमन डिफरेंस आ गया तो तुम्हें 41, A1, 61 A2, वैसे A3, 18 आइडिया सब मिल सर जाएगा सब ना। कुछ। हाँ सर। A1 क्या हो गया 21 + 20 यानी 41। A2 क्या हो गया 21 + 40 that is 61 and so on to last arithmetic mean A18 क्या हो जाएगा it is last term minus 20 ये करना बेटर रहेगा ना। अब बताओ अब तुम्हें अरिथमेटिक मींस इंसर्शन समझ में आया इस एग्जांपल के बाद। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ n arithmetic means are inserted between 2 and 38 between 2 and 38 and sum of resulting series is 200. Sum of resulting sequence is 200. Then find n. क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? क्या इसकी लैंग्वेज क्लियर है? समझ में आ रही बात? कि अगर हमने इंसर्ट किया अरिथमेटिक मीन्स को तो अरिथमेटिक मीन्स को इंसर्ट करने के बाद 8 है क्या? जो सीरीज बनेगी उसका सम जो है वो 200 है। 8 है। 8 है आंसर। अच्छा सर 8 आंसर तुम्हारा करेक्ट। हाँ सही है आंसर, सही आंसर, बिल्कुल सही है आंसर। 8 आना चाहिए। जिन लोगों का नहीं आ रहा उनको भैया अरिथमेटिक मीन का सम 200 है ना? नहीं भाई देखो साफ साफ लिखा हुआ है सम ऑफ रिजल्टिंग सीरीज। अब इससे साफ क्या लिख सकता है वो? अंग्रेजी में क्यों प्रॉब्लम है भाई? आंसर सभी का आ गया या मैं सॉल्व करूं? अच्छा सर। सर एक आ बार गया? आप दिखा दो ना। क्या हो गया? एक बार आप दिखा दो ना सर। क्या दिखा दो? अच्छा मैं सॉल्व करूं? अच्छा ठीक है। हाँ सर। तो n अरिथमेटिक मींस हमने प्लेस किए तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? n+2। नंबर ऑफ टर्म्स हो गई n+2। इसका मतलब जो Sn+2 है वो है 200। अब Sn+2 का फॉर्मूला क्या होगा भाई? n+2/2 इनटू यहाँ पे क्या बेटर रहेगा? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, बिकॉज फर्स्ट और लास्ट दिया हुआ है ना। ये लो आगे आंसर n+2 is 200 upon 40 into 2 यानी 10. So n is 8. n equals to 8. अब ठीक है? अभी समझ में आया? सर पहले वो फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म नहीं लिया। हाँ तो वो किया करो ना, जब फर्स्ट और लास्ट टर्म दी हुई है तो उससे अच्छा क्या हो सकता है? उससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। 11 arithmetic means are inserted. 11 arithmetic means are inserted between 28 and 11. 11, 8, 10, 11, 8, 10. 28 and 10. 11 arithmetic means are inserted between 28 and 10. Then find number of integral arithmetic means. यानी इन अरिथमेटिक मीन्स में कितने इंटीजर, इन 11 अरिथमेटिक मीन्स में कितने अरिथमेटिक मीन्स इंटीग्रल होंगे, इंटीजर्स होंगे, फ्रैक्शंस नहीं होंगे, वो तुम्हें बताना है। करो।
सर 1 सर जितने भी ऑड है सारे हो रहे हैं सर 5 है सर। 1 कैसे है अभी? सर 5 5 5 आ रहा है सर। 5 आ रहा है क्योंकि 11 अरिथमेटिक मीन्स प्लेस करने का मतलब हुआ। अब देखो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। मैंने फॉर्मूला क्या बनाया था? b इक्वल्स टू b माइनस a बाई n प्लस 1। ये वाला फॉर्मूला याद रखो। 1.5 आ रहा है। हाँ, तो इसका जो b है वो आ रहा है 28 माइनस 10 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इन 12, यानी ये हो गया 18 बाई 12 which is 1.5। 3/2 3/2 देखकर ही समझ में आ रहा है कि भाई अब हमारी TR क्या होता है? TR होता है A, that is 28। B यहाँ पे 10 था क्या? वो उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी। हाँ सर माइनस 3/2 10 माइनस 28 माइनस 3/2। सो TR हो जाएगा 28 माइनस, क्योंकि D माइनस में है, R माइनस 1 इंटू 3/2। ये TR है। या फिर तुम अरिथमेटिक मीन का अगर तुम फॉर्मूला यूज करो AR क्या लिखा था हमने? AR लिखा था A प्लस RD, R इंटू माइनस 3/2। तो ये देख के हमें साफ समझ में आ रहा है कि अगर हमको इंटीजर चाहिए, R इज इवन, R को इवन होना पड़ेगा, जैसे 2 कैंसिल हो। तो R क्या क्या हो सकता है? R 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है और 10 हो सकता है, बिकॉज टोटल मीन्स जो है वो 11 ही है ना। तो इसका मतलब सेकंड मीन, फोर्थ मीन, सिक्स्थ मीन, एट्थ मीन और 10th मीन will be integers and remaining will be non integers। बट सर मैं अरिथमेटिक मतलब एपी बनाऊं मैं 10 से 28 या 28 से 10 से फर्क थोड़ी ना है कुछ। फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। तो तुम्हें फर्स्ट टर्म फिर 10 लेनी पड़ेगी, चेंज ये हो जाएगा, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। सही बात है, ठीक है भाई। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद अरिथमेटिक मीन एंड इंसर्शन इट इज ओवर। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है तुम्हारी खत्म हो चुकी है, जिसमें हमने काफी स्टॉल किया, काफी टाइम लिया इसमें, लेकिन ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तुमने पढ़ी भी थी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हो, 10th में कुछ लोग पढ़ चुके थे। जिन्होंने नहीं पढ़ी थी हमने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया कि सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होती है, सब कुछ डिस्कस किया। क्योंकि जो दूसरी सीरीज है वो भी कुछ लोगों ने पढ़ी होगी, वो भी कुछ लोगों ने जरूर पढ़ी होगी 10th स्टैंडर्ड में, लेकिन मोस्टली लोगों के लिए नहीं होगी ना। और नेक्स्ट जो पॉइंट है, ठीक है, मैं ज्यादा कुछ बताऊंगा नहीं आज, चिंता मत करो, थोड़ा बहुत जरूर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सर अरिथमेटिक मीन को इंसर्ट फायदा क्या? फायदा क्या होगा? ऑब्वियसली उसमें अपने देश की जीडीपी और कुछ बढ़ेगा नहीं उससे। अरिथमेटिक मीन इंसर्ट, सर क्या बोल रहे हैं आप? मतलब मैं वही कर रहा हूँ, फायदे की बात कर रहे हैं ना, तो फायदा तो मतलब हमेशा वैसे ही देखा जाता है ना, तो फायदा तो नहीं मिलेगा हमको। बस ये है कि ये टर्मिनोलॉजी है, अरिथमेटिक मीन क्या होता है तुम्हें समझ में आ गया कि अरिथमेटिक मीन सबसे पहली बात कोई एक वैल्यू नहीं है। अरिथमेटिक मीन कैन बी इनफाइनाइट, एनी नंबर ऑफ मीन्स हो सकते हैं। दो नंबर्स के बीच में हम कितने भी अरिथमेटिक मीन्स प्लेस कर सकते हैं। पहली चीज तो ये समझ में आई हमको। अरिथमेटिक मीन का डायरेक्ट मतलब एवरेज से है, लेकिन वो तब है जब तुम केवल एक ही मीन इंसर्ट कर रहे हो। इफ यू आर inserting more than one arithmetic mean, then it is not average, because number of values जो है वो ज्यादा हो जाएंगी। तो इंसर्शन का बस एक ही फायदा है, कॉन्सेप्चुअली देखो तो तुम्हें ये समझ में आया कि अरिथमेटिक मीन इज डायरेक्टली नॉट एवरेज। अरिथमेटिक मीन एवरेज तब है जब एक अरिथमेटिक मीन की बात होगी। अगर हम एक से ज्यादा अरिथमेटिक मीन की बात करेंगे तो वो एवरेज नहीं है। स्टैटिस्टिक्स में वापस आएगा ना? स्टैटिस्टिक्स नहीं, इसी चैप्टर में वापस आएगा और इट विल बी बैक विद अ बैंग, बिकॉज़ अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, इनइक्वालिटी, हां, एएम, जीएम, एचएम। सर आपने लास्ट पॉइंट क्या बताया? लास्ट पॉइंट में कुछ बताया ने क्या? सर मतलब वो क्या कुछ तो बोल रहे थे ना आपकी, एक मिनट मुझे याद नहीं आ रहा, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था क्योंकि हल्का सुना, लेकिन कुछ मैं ये बोल रहा था भाई कि उसमें कोई फायदा नहीं है। उसने पूछा फायदा क्या है, मैंने कहा कोई फायदा नहीं, बस ये बताने की कोशिश कर रहा है कि केवल एक अरिथमेटिक मीन हो दो नंबर्स के बीच में, जरूरी नहीं है। देयर कैन बी मेनी अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स। व्हेन इट इज ओनली वन, केवल एक अरिथमेटिक मीन होगा, देन इट इज डायरेक्टली एवरेज ऑफ टू नंबर्स, बट देन देयर कुड बी मेनी अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है सर, इनफाइनाइट हो सकता है ना?
सर इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इनफाइनाइट सीरीज का वैसे कोई मतलब नहीं है ना। इनफाइनाइट सीरीज तो फिर लास्ट टर्म तो इन्फिनिटी हो जाएगी, तो कोई मतलब नहीं है ना। हाँ सर। अगर तुम इनफाइनाइट रखना चाहते हो तो एक ही तरीका है कि दो नंबर्स इक्वल हो, जैसे 2 और 2 के बीच में इनफाइनाइट अरिथमेटिक मींस अब तुम रख सकते हो 2 2 2 2 2 ये हो गया है ना। लेकिन अगर दो नंबर्स डिफरेंट हैं, अगर दो नंबर्स फाइनाइट हैं और डिफरेंट हैं, तो उनके बीच में इनफाइनाइट मींस प्लेस करने का मतलब समझ रहे हो, उसका कॉमन डिफरेंस 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। हाँ भाई, मतलब 0 से स्लाइटली बड़ा हो जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा 0 प्लस टेंडिंग टू 0। यस। तो अब आते हैं हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे। और ज्योमेट्रिक सर इसका ज्योमेट्री से क्या मतलब, इसका रिलेशन क्या है, मतलब नाम में ऐसा है तो कुछ क्यों ऐसा इसका नाम? ज्योमेट्री से रिलेशन, अब देखो ज्योमेट्री में तुम्हें फिजिकली इसको दिखा दूंगा बट डायग्राम्स में कि कहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन आ रहा है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्यों बोल रहे हैं। ज्योमेट्री से इसका डायरेक्ट वैसे तो कोई रिलेशन नहीं है ना। जैसे सर एक्सपोनेंशियल प्रोग्रेशन, एक्सपोनेंशियल अलग चीज है ना, ज्योमेट्रिक अलग चीज है, एक्सपोनेंशियल अलग चीज है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का इसके हिसाब से क्या सर इसके हिसाब से इसके प्रॉपर्टीज, ये एक्सपोनेंशियल नहीं है भाई। एक्सपोनेंशियल कैसे है? हाँ 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। एक्सपोनेंशियल क्या होता है? 2 पावर x। सर एक्सपोनेंट्स यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। 2 क्या हम लोगों ने क्या कॉम्प्लेक्स नंबर मींस का एप्लीकेशन है। क्या हो गया? हमने सर जो एपी में am घुसाया ना, वो एपी इसलिए क्योंकि हम सिमेट्रिकली कर रहे हैं ना। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था कि वो हम सिमेट्रिकली करेंगे तभी होगा, राइट? हाँ सिमेट्रिकली। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से ज्यादा इंटरेस्टिंग, बिकॉज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि भैया बढ़ेगी घटेगी या कांस्टेंट रहेगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी में है तो यही कि या तो इंक्रीज करेगी या फिर डिक्रीज करेगी या फिर कांस्टेंट रहेगी। बट उसका जो नेचर है इंक्रीज करने का या डिक्रीज करने का, वो बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। सर तो सबसे पहले जो है, मतलब ऐसा माना जाता है कि जीपी का सबसे पहला एग्जाम्पल जो इसकी हिस्ट्री है वो ऐसा दिया जाता है कि भाई कोई अपना कोई राजा था पुराना, तो उसने किसी बंदे को बोला कि मैं तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहता हूँ, तुम मांगो जो भी मांगना चाहो, बिकॉज आई हैव टू मच वेल्थ, तुम जो भी मांगना चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तो उसने कहा मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। वो चेस बोर्ड लेके आया और उसने कहा कि भाई ये ऐसा करो कि जो उसमें स्क्वायर्स हैं तो मुझे आई वांट सम ग्रेन्स। हाँ सर, उसने बोला था पहले पे एक चावल का दाना, दूसरे पे 2 और डबल तो बस तुम ऐसा करो कि हर एक जो है स्क्वायर पे डबल करते जाओ। तो पहले पे 1 दे दो, दूसरे पे 2 दे दो, फिर नेक्स्ट पे 4 हो जाएगा। तो राजा को ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा फील हुआ कि ये तो कुछ भी नहीं है, इसमें क्या डबल करते जाओ, तो मतलब चावल के दाने हैं, गेहूं के दाने हैं, इसमें क्या हो जाएगा। बट जब बारी कैलकुलेशन की आई तो समझ में आया कि जो जितना वो मांग रहा है, मतलब उतना ग्रेन जो है वो पूरे प्लेनेट पे नहीं होगा। मतलब उसकी कैलकुलेशन, हाँ गेम खेल गया, वो गेम खेल गया, बहुत बुरा गेम खेला उसने। तो वो जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ये एग्जांपल है जहां पर चेस बोर्ड पे तो लिमिटेड नंबर्स ऑफ यही है स्क्वायर्स है। हाँ तो मैं कहाँ कर रहा हूँ कि इनफाइनाइट है, बट तुम कैलकुलेट तो करो, ये मतलब बहुत बड़ा नंबर लगता भी नहीं है, मतलब वही करो, 52 स्क्वायर्स होते हैं। 2 तक सोच के नहीं लग रहा है, बट जो नंबर आएगा वो बहुत ही बड़ा होगा। और फिर इसका सम, ये केवल लास्ट नंबर की बात नहीं, 2 कौन सबका सम भी नहीं, 2 63 आएगा, है ना, जो लास्ट टर्म आएगी। हाँ सर -1 AR -1। लेकिन जो सम आएगा वो 2 पावर 64 में आएगा। तो वो नंबर भी हो सकता है तुम्हें छोटा लग रहा हो 2 पावर 64, बट वो छोटा है नहीं, काफी बड़ा नंबर। सर अगर और कुछ मतलब पैसे या फिर सिक्के वगैरह मांग लेता तो वो ज्यादा स्मार्ट होता। खुश रहता जिंदगी भाई। वो स्मार्ट नहीं होता, वो राजा जो है छपवाया था, ले भाई सिक्के ले ले एल्युमिनियम के, लोहे के, खत्म कर अपना काम। उसमें क्या वही करेंसी चलती है, फिर पूरी दुनिया की वाट लग जाती है सर। मनी इज नथिंग बट, आई मीन क्या है वो,
थोड़ा कागज है स्पेशली और कुछ नहीं प्रिंटेड पेपर। हाँ स्पेशली प्रिंटेड पेपर है, तो उसको तुम जो है जितना मन करो छाप लो, उसमें क्या दिक्कत है? कितने सारे स्कैम्स होते रहते हैं, देखो ना वो। इन्फ्लेशन हो जाएगा, झाड़ नहीं होता। उससे अब हमारी जीडीपी पे क्या फर्क पड़ेगा? उससे लोगों को फर्क कहाँ पड़ता है? उसमें तो जो लोग मन करे वो करते जा रहे हैं। खैर हम वहां पे नहीं जा रहे हैं, रुपए पैसे की बात छोड़ो। असली जो मटेरियल है वो तो ये है ना यार, तुम्हें मांगना हो तो यही मांगना है, ठीक है? रुपए पैसे मांगने का कोई फायदा नहीं। कहाँ रखोगे उतना पैसा? क्या करोगे उसका? इसको तुम एक्सचेंज कर सकते हो ना यार, एक बोरी गेहूं दे दो और एक अपनी एस्टन मार्टिन ले जाओ, है कि नहीं? तो हम लोग तो पैसे के लिए ही दे रहे हैं। क्या? अरे पैसे के लिए इसलिए, कोई पैसे तुम एक्सचेंज करते हो चीजों को ना यार। हाँ जब वो अब तुम जिम्बाब्वे जाओगे और वहां पे $1 बिलियन जिम्बाब्वियन डॉलर लेके जाओगे और पता चला तुम्हें केवल मूंगफली मिल रही है, तो फायदा क्या उतने पैसे कमाने का? उसकी वैल्यू भी तो होनी चाहिए। फ्रांस पुराने जमाने का। सर 10 to the power 19 की पावर में होगा। खैर तो मैं केवल ये बता रहा था कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ही एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तुम देख रहे हो कि जो यहाँ पर हर एक टर्म, मतलब एक्सपोनेंशियल में तुम्हारी सब 2 पावर x का मतलब हुआ x कैन बी एनीथिंग, बट यहाँ पर x जो पावर है वो केवल नेचुरल नंबर हो सकती है, वो केवल होल नंबर हो सकती है ना? या सॉरी मतलब इंटीजर्स हो सकती है, तुम ऐसा कह सकते हो। जो पावर्स तुम्हें दिख रही हैं इस बेस पर वो केवल इंटीजर्स है ना, ठीक है? मतलब जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल है, ये बात तुम्हारी सही कि यहाँ पे जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो हमने ली है उसकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल, ये बात सही है तुम्हारी, सही बात है। तो एपी से अगर तुम इसको कनेक्ट करो तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जहां पे टर्म्स में हम वैल्यू को ऐड कर रहे थे, यहां पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देख रहे हो 1 था, फिर नेक्स्ट टर्म क्या था 1 into 2 था, फिर उसकी नेक्स्ट टर्म क्या आई 1 into 2 into 2 कर दी, है ना? फिर उसकी जो नेक्स्ट टर्म आई वो क्या थी 1 into 2 into 2 into 2 कर दिया। तो हर एक टर्म में एक नॉन जीरो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो जहां अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम चीजों को ऐड कर रहे थे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मल्टीप्लाई करेंगे। इस चीज का और कोई ये तो मैंने जो कहानी सुनाई बहुत पुरानी कहानी है, ठीक है, मैं रिलेट करने की कोशिश की। आजकल के मतलब टाइम में तुम उसको रिलेट कर सकते हो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को किसी चीज से, साइंटिफिक, मतलब तुम अपने पीसीएम भी कहीं से। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स बढ़ता रहता है हमेशा। 25 दिन में पैसा डबल। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जो है वो क्या ज्योमेट्रिक ग्रोथ है उसकी? नहीं, मतलब कांस्टेंट ग्रोथ है। सर कोविड का ग्राफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। हाँ सर, कोविड का ग्राफ एक्सपोनेंशियल है, ठीक है, वो फ्लैट हो जाएगा, मतलब हमेशा तो नहीं रहेगा ना वैसा। सर फिलहाल तो नहीं हो रहा। सर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आस्किंग कभी ना कभी तो होगा सर पॉपुलेशन। उसमें तो जबरदस्त स्कैम चल रहा है भाई। उसमें जो है अगर तुम नंबर ऑफ ट्वीट्स देखो तो वो हर घंटे जो है वो डिस्कार्ड हो जा रहे हैं, ट्वीट्स भी बढ़ जाता है। काट रहे थे ना, वो बढ़ रहा है, उसके बाद ट्वीट्स को डिलीट किया जा रहा है भाई, गवर्नमेंट तरफ से उसको डिलीट कर दिया जा रहा है। तो एग्जाम के लिए इतना कर रहे हैं तो लाइक स्कूल्स खोलने के लिए कितना होगा सर फिर? नहीं इसमें लोग कह रहे हैं कि भाई पता नहीं, उसमें एलन वेलन ने कुछ पैसा लगा दिया है उसमें, कुछ तो बोल रहे हैं लोग, पता नहीं जो भी है, कुछ तो चल रहा है। सर मैंने भी सुना सर, पीजी एलन पैसा दे रहे हैं सर, ऐसा मैंने भी सुना सर। होता क्या है ना कि जो कोटा का स्ट्रक्चर है वो पूरा बेस्ड है रिपीटर बैच पे। मतलब वहां पे जो है, जब तुम लोग 11th 12th प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत कम बच्चे होते हैं जो 11th 12th जाते हैं, ज्यादातर बच्चे 12th के बाद ही प्रिपेयर करते हैं। अब अगर ये एग्जाम हुआ नहीं इस साल ठीक से तो उनका रिपीटर बैच बनेगा ही नहीं। और रिपीटर बैच में कितने बनता है पता चला एक साथ 25,000 एडमिशन हुए, 25,000। सर बहुत होते हैं वहाँ पे, हर साल मतलब 1 लाख के अराउंड स्टूडेंट्स आ जाते हैं। नहीं वही तो कह रहा हूँ, मतलब नहीं उधर का हाल है तो एक मेडिकल और दोनों मिलाकर तो हो जाता होगा। जेई के लिए मतलब 20-25 हजार की जो स्ट्रेंथ है वो रिपीटर बैच की होती है। हाँ सर, वो मेडिकल और हर एक बैच में 250, 300, 400 बच्चे बैठे होते हैं और गधों की तरह जो है वो पबजी खेल रहे होते हैं पीछे बैठकर। यहाँ भी कुछ खेल रहे होंगे दूसरी डिवाइस में, पढ़ते हैं ना बहुत एकदम पागलों की तरह। कोटा में 25,000 में केवल 500 बच्चे पढ़ रहे होते हैं। बाकी क्या कर रहे हैं किसी को कोई मतलब भी नहीं होता है, उनके पेरेंट्स को भी उससे मतलब नहीं, उनको खुद से अपने से मतलब नहीं है। और कोचिंग में तो देखना इम्पॉसिबल है ना यार। अब 250 बच्चों की क्लास में कहां किसको देखें? तो कोटा में जाना ही क्यों है?
मस्ती मारने जाते हैं। हाँ, मस्ती घर मार के से चले दूर आते हैं। अकेले रह के टीचर अकेले मस्ती स्टूडेंट करना है क्या? इंटरेक्शन भी इतना नहीं होता होगा। नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। अरे तो बहुत बहुत चीजें होती हैं वहाँ क्या बस घर से वहाँ दूर जाके मस्ती कर रहे हो और कुछ नहीं? यस कि मेरा बेटा कोटा में पढ़ता है। हाँ कोटा मतलब एक में फैमिली एलन का का वो स्टेटस बन डीमार्ट जाता जितना है बड़ा कहीं ना बिल्डिंग है। अरे इन लोग को डर नहीं लगता क्या फ्यूचर के लिए? अब यार अब कैसे बताऊं, मतलब जो बिगड़े हुए हैं या बिगड़ने वाले हों उनको समझ में आएगा। अब कैसे बताऊं कि उनको डर लगता है कि नहीं लगता है, वो उतना सोचते ही नहीं है ना, इतने दूर का सोचते नहीं है। बस उनको रियलाइज होता है 2-3 साल के बाद कि हमने क्या किया, क्या वेस्ट कर दिया। 1000 में से 500 बहुत अजीब से रेशियो है। बहुत, हाँ बहुत ही बेकार रेशियो। तुम सिलेक्शन देख लेना, होता ये इवेंचुअली जो जब मैं रेजोनेंस में था तो रेजोनेंस में टोटल 20,000 उस टाइम बच्चे थे, 20,000 से ऊपर बच्चे थे। 2 या 3 एलिट बैच थे, मतलब एक में 100 थे, दूसरे में 150 थे और तीसरे में कुछ ऐसे 150 थे। 3 बैच बनाए गए थे जिसको हम लोग पढ़ा रहे थे। बाकी बैचेस में वो 300-400 बस कुछ करके उनका जो है सिलेबस फिनिश करना है, बस सिलेबस खत्म कर दो। उनका क्या होना है, तुम नंबर ऑफ सिलेक्शंस देखो ना, उससे तुम्हें आइडिया मिल जाएगा। अगर नंबर ऑफ सिलेक्शंस हंड्रेड्स में है या चलो कुछ थाउजेंड्स में है, 1500 1600 अगर उनके सिलेक्शंस होते हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो आपके पास 30-40 हजार है, तो रेशियो बहुत बुरा है ना यार, वही बात खत्म हो जाती है। तो वो रेशियो जो है वो इसलिए बुरा है बिकॉज टीचर टू स्टूडेंट रेशियो बहुत खराब है। और मुंबई में ये चीज अच्छी है, मुंबई में कोई भी कोचिंग हो वो 400 बच्चों को बैठा के नहीं पढ़ा सकती, मतलब रिवोल्ट हो जाएगा। 400 बच्चे आप कैसे पढ़ा रहे हो अभी, तो मतलब ही नहीं है। 400 बच्चे पढ़ा कैसे सकता है कोई? सर और मेरे साथ 400 यही छोड़ो, हुआ था पिछले साल। मैंने 1000 स्टूडेंट्स को देखा है कानपुर में, तो स्पेशल सिटी है, वहां पे 1000 बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। 1000 उसमें क्या होता है कि बड़ा सा जो ऑडिटोरियम होता है। ऑडिटोरियम में क्या होता है, ऑडिटोरियम में जो है पिलर्स होते हैं और पिलर्स पे जो है वो एलसीडीज लगी होती हैं। तो जो टीचर पढ़ा रहा होता है, जो भी बोल रहा होता है, वो सब जो है वो एलसीडी, पीछे वाले बच्चे एलसीडी भी देख रहे होते हैं जो तुम अभी कर रहे हो। तो वो जो है कहने के लिए जो कॉन्सर्ट जैसा सर। 500-600 बच्चे तो खेल रहे होते हो। किसी को कोई डाउट हुआ तो पीछे वाले अगर नहीं वो व्यवस्था है। 2-3 जो है वहां पे स्टाफ रहते हैं, तो किसी ने अपना हाथ रेज किया और उसके बाद वहां तक वो माइक लेके गया, फिर उसने उससे पूछा, बहुत लंबा काम है। तो वो जो भी जिसको पूछना होता है वो फ्रंट रो में 2 रोज में बैठे होते हैं, बाकी बैठ के पीछे मस्ती मार रहे होते हैं। सर अब तो लगता है आप मिल गए तो बहुत बड़ा बून हो गया सर, ऐसा लग रहा है। नहीं यहाँ पर मैं एक्चुअली कह रहा हूँ कि अगर किसी ने प्लान किया, अगर बहुत सिंसियर बच्चा है, मतलब वो सेलेक्ट हो जाएगा, वो टॉप के 3-4 बैचेस में पहुंच जाएगा कोटा में, तो अच्छा है। अगर तुम्हें लगता है कि कहीं तुम्हें पुश की जरूरत है, तुम्हें लगता है कि मैं अपने आप नहीं कर पाता हूँ, मुझे थोड़ा डांटना पड़ता है, तब मैं करता हूँ काम, तो कोटा जाना मतलब क्या बताऊं कितना बुरा हो जाएगा। कभी मत जाना कहीं पर भी। सर आप डांटो पूरा मुझे, 2 साल तो जरूरत है, उसके बाद कुछ कर लूंगा। हाँ सर, ऑनलाइन में यस सर, नहीं होता सर। ऑफलाइन क्लासेस तो पहले दिख ही नहीं रहा चालू। ऑनलाइन में फील नहीं होता सर। अभी तो तुम यही समझ लो कि 11 पूरा जाएगा ऑफलाइन। 80% जनता तो बात ही नहीं कर रही है, तो पहले 80% जनता को बात करना सिखाना पड़ेगा कि बेटा बात करो, बोलो, अपने मुंह से कुछ बात करो, है ना। उसके बाद जो है एग्जाम देंगे या फिर बाकी एग्जाम भी। सर 75 में से तो 50 लोग सिविल से ही है। हाँ जेई का एग्जाम क्या? हाँ बाय विष्णु, जिन लोगों को जाना है जा सकते हैं। मेरा ये लेक्चर जो है आज यहीं जीपी जो है